चीज़ों को सिर्फ सुनने के बजाय अगर आप परख के काम करोगे, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा सीखोगे। वो सीख सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। आज हम मुंबई के दहिसर ईस्ट में अशोक वन में मास्टर ब्रीडर मिस्टर राहुल कोलेकर सर की हैचरी विजिट करने आए हैं। राहुल सर ने ऑर्नामेंटल फिश कीपिंग एंड ब्रीडिंग कई सालों से डीपली स्टडी एंड रिसर्च किया है। राहुल सर को मैं पिछले 6 सालों से जानता हूँ एंड ओवर द ईयर्स मैंने खुद ने उनसे कई डिस्कस लिए हैं। राहुल सर नेचर में काफ़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव है एंड वो मेरे मेंटोर जैसे भी है, क्योंकि मैं जब डिस्कस में नया था उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प एंड गाइड किया था और मेरे कई फिशेस को मोर्टेलिटी से भी बचाया था। राहुल सर का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू फर्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस निंजा में शोकेस करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं राहुल सर को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में राहुल सर डिस्कस बेसिक्स जैसे TDS, pH, RO वाटर, डिस्कस क्लिनजिंग एंड थिंग्स टू कीप हैंडी इन डिस्कस कीपिंग के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम और टॉपिक्स जैसे डिस्कस फिश फूड, वाटर चेंजेस, फिल्ट्रेशन एंड राहुल सर का एक्वाकल्चर प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। तो आइए अब सीधा राहुल सर से ही बात करते हैं। हेलो राहुल भाई, आपका डिस्कस निंजा में स्वागत है। हेलो। वैसे तो डिस्कस फील्ड में हर कोई आपको जानते हैं, फिर भी हमारे नए व्यूअर्स को आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे पाएंगे? ज़रूर। मेरा नाम राहुल विजय कोलेकर है। मैं कंजर्वेटा एक्वेटिक्स ये नाम से मेरा वेंचर लास्ट 9 से 10 साल से चला रहा हूँ। और मेरा बैकग्राउंड जूलॉजी है। मैं मास्टर्स हूँ जूलॉजी में और मेरा स्पेशलाइजेशन एक्वेटिक बायोलॉजी है। मैं ऑल ओवर इंडिया में एक्वेटिक बायोलॉजी स्टडी करते करते घुमा हुआ हूँ। स्पेशलाइजेशन इंटरटाइडल इकोलॉजी, जो समुंदर की लहरों में हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो एनिमल्स आते हैं उसके ऊपर मेरा स्पेशलाइजेशन था। बट आफ्टर वर्किंग इन गोवा यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसके बाद मैंने सोचा कि खुद का कुछ तो वेंचर शुरू करूं। तो मैंने कंजर्वेटा नाम से मेरा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जिसमें एक्वेटिक्स, आउटडोर और एनवायरमेंटल के रिलेटेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस के प्रोग्राम हम करते हैं। तो ये मैं हूँ और ये मेरी करंट प्रोफेशन है। राहुल भाई, आप हमें आपकी फिश जर्नी के बारे में थोड़ा बता पाएंगे? ज़रूर। मैं मतलब एज अ प्रोफेशन के नाम से मैं सोच नहीं रहा था इस जर्नी को। मैं लगभग 20 साल पहले एज अ हॉबिस्ट मैंने शुरुआत करी थी। तभी गप्पी, एंजल्स, ये चीज़ें मैं रखता था। और इनिशियली जब मेरी हॉबी शुरू हुई तब मैं प्लांटेड एक्वेरियम्स खुद घर पे सेट करता था। तभी इनिशियली स्टार्टेड विथ 1 एक्वेरियम। और आपको तो पता है कि अब आदमी एक बार एक्वेरियस बन जाता है तो वो लाइफ टाइम एक्वेरियस रहता है। तो मेरा नंबर बढ़ने लगे टैंक्स के। तो बाद में ऐसा होने लगा कि इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप एक्वेरियम, मुझे ब्रीडिंग ऑफ फिशेस में ज़्यादा मज़ा आने लगा। नॉट ओनली फिशेस, इवन प्लांट्स भी। तो मुझे प्रोपोगेशन करने के लिए बहुत मज़ा आने लगा। मतलब एक चीज़ अगर अपने यहाँ आती है और वो बढ़ती है तो वो सुख आपको भी पता है कि बहुत बढ़िया होता है। तो इनिशियली आई स्टार्टेड विद गप्पी, उसके बाद फाइटर, गुरामी, एंजल्स ये कर रहा था। और लास्ट 10 साल के पहले ऐसा हो गया कि मैं इंडस्ट्री में काम करता था जो रिसर्च ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी। और उसमें काम करते करते ऐसे लगा कि कुछ तो खुद का होना चाहिए। और वो चीज़ और वो सुकून मुझे एक्वेरियम इंडस्ट्री में मिल रहा था। तो एक्वेरियम इंडस्ट्री के बंदों को कुछ तो अलग सिखाने की मन में इच्छा रखे और जो वाइल्ड पॉपुलेशन इंडिया का है उसमें और अच्छी तरीके से
एथिकल एक्वेरियम कीपिंग और एथिकल एक्वाकल्चर कैसे ला सकूं, ये दिमाग में रखे हुए मैं आ गया। ओके। तो जब भी मार्केट में आया तभी पता चला कि मार्केट तो पूरा भरा हुआ है, तो आपके पास अगर कुछ अलग चीज नहीं है तो मार्केट में एक्सेप्ट करने के लिए टाइम तो बहुत जाएगा और आपको जर्नी भी डिफिकल्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र कोस्ट का रिसर्च किया, फ्रॉम मुंबई टू बांदा, जो गोवा के नज़दीक गाँव है, और वहाँ पे रिसर्च करने के बाद पता चला कि बहुत सारे फिशरमैन हैं जिनकी बेसिक ब्रूड स्टॉक डेवलपमेंट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ब्रूड स्टॉक अपने यहाँ पे बंदों को नहीं मिल रहा है, तो इनिशियली स्टार्टेड विद डेवलपिंग ब्रूड स्टॉक। तो जब भी मैंने कंजर्वेड एक्वेटिक शुरू करा था तभी कुछ 7 से 12 टाइप की मछलियाँ हम लोग डेवलप करके उनको ब्रूड स्टॉक दे रहे थे। ओके। बट वो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि ऐसी कोई मछली चाहिए जो फाइनेंशियली भी बेनिफिट हो और जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो। तो हम लोगों ने डिस्कस और प्लेकोस के साथ एक्चुअल अपना वेंचर शुरू किया। ओके। तो ये स्टार्ट तो करा था एज अ प्रोफेशन, बट इतना मैं उसमें पैशनेट हो गया तो अभी पूरा फुल टाइम प्रोफेशन भी वही है, पैशन भी वही है और मेरा रिसर्च के टॉपिक्स भी वही है, तो इट्स अ फुल टाइम नाउ। यस। तो ऐसी कुछ तो जर्नी है, और जर्नी अभी भी लग रहा है कि अभी बहुत टाइम बाकी है। जर्नी तो और बहुत आगे चलने वाली है। अभी भी लगता है कि जस्ट स्टार्ट। इंडस्ट्री में सीखने लायक बहुत चीज़ें हैं। अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो, तो अगर आप फील करते हो कि आपका सीखना कंप्लीट हो गया है, तो शायद हर फील्ड में वही होता है कि आप सीख नहीं पाते। लेकिन मुझे लगता है कि फिश वर्ल्ड एक ऐसी ऐसा वास्ट फील्ड है जहाँ पे आप जितना सीखोगे उतना कम है। बिल्कुल। इनिशियली वी स्टार्टेड विद डिस्कस, अभी प्लेकोस भी है, विपटेल्स है, और वी आर एक्सपेक्टिंग के और बहुत सारी वैरायटी हम कर सके। बिल्कुल। तो ये अपनी कोशिश तो वही रहेगी कि रिसर्च और एथिकल नॉलेज बेस रख के हम और आगे जा सके। राहुल सर, मुझे एक बात पूछनी थी। आपने जो कोर्स किया था, जो स्टडी किया था फिशरीज के बारे में, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करके बताएंगे? ओके। मैंने मास्टर्स किया था जूलॉजी में। तो वो बहुत जरूरी नहीं बोल सकता, बट उसका बहुत मुझे फायदा हुआ इस फील्ड में आने के लिए, कि फिश होता कैसे है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसकी ज़रूरतें क्या होती है, ये समझने में बहुत आसानी हो गई। एज अ हॉबिस्ट मैं सिर्फ देखता था कि फिश लाना है, उसको बड़ा करना है और अपने यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। बट फिश इंडस्ट्री या एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में काम करने के लिए उतना ही काफ़ी नहीं है। तो फिश की हर ज़रूरत है, जैसे हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल नीड्स होती है हर फिश की। तो वो सीखने के लिए आपको अलग कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो हम लोग ने रत्नागिरी फिशरीज कॉलेज से मैंने एक कोर्स किया, दैट इज़ अ बेसिक एक्वेरियम कीपिंग एंड एक्वाकल्चरिंग। तो वो कोर्स मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। बल्कि हालांकि आपको ये फील्ड में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, प्रैक्टिस से बंदे ज़्यादा सीखते हैं। बट एक चीज़ को अप्रोच कैसे करना है, वो सीख आपको वो कोर्सेज देते हैं। तो थैंक्स टू रत्नागिरी फिशरीज कॉलेज एंड मास्टर्स डिग्री, जिसके वजह से मैं आज एथिकली और थोड़ा रिसर्च बेस्ड काम कर पा रहा हूँ। चीज़ों को सिर्फ सुनने के बजाय अगर आप परख के काम करोगे, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा सीखोगे। वो सीख सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। राहुल सर, आप थोड़ा डिस्कस बेसिक्स के बारे में हमें थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता पाएंगे? जरूर। वैसे देखने जाए तो डिस्कस कीपिंग इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू कीप, ऐसे बोला जाता है। लेकिन बहुत सारी मिथ्स होने के कारण बहुत सारे लोग गलत रिजल्ट पे एंड होते हैं। तो लोगों को ठीक से बताने के लिए मैं ये सब चीज़ें 3 फैक्टर्स में डिवाइड करूंगा: फिजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिसमें पानी का टेम्परेचर, आजू बाजू की ह्यूमिडिटी, लाइट, ये चीज़ें होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है पानी का TDS, पानी का pH और पानी का ओवरऑल केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल में जो डिस्कस के साथ रहने वाले और सारे लाइफ फॉर्म्स है, तो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, ये चीज़ें होनी ज़रूरी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर वापस जाएंगे तो पानी का TDS, दैट इज टोटल डिजोल्व सॉलिड, पानी में कितने सॉलिड मिक्स हुए, उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है। हालांकि मुंबई का TDS कुछ 50 to 60 के बीच में है, 40 to 60। मुंबई का जो टेम्परेचर बढ़िया टेम्परेचर है, 28 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस मोर और लेस। इसमें डिस्कस फिश बहुत खुश रहता है क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो टेम्परेचर आप मेंटेन कर पाए तो वो पूरा हेल्दी और हैप्पी रहेगा, इम्यून रहेगा। ओके। और हम अगर केमिकल सिस्टम्स के बारे में बात करें कि TDS एंड pH, TDS इज जैसे मैंने बताया टोटल डिजोल्व सॉलिड, पानी में कितने सारे मिनरल्स घुले हुए हैं जो यहाँ पे मुंबई में कम है। pH इज एसिडिक और अल्कलाइनिटी कैलकुलेशन का यूनिट है। pH अपने यहाँ पे 6.5 to 7 पे अगर आप मछली रखोगे, इट इज वेल बैलेंस्ड pH फॉर डिस्कस फिश। हालांकि मुंबई के टैप वाटर का pH है 7। ओके। और हम लोग बाकी सब अगर चीज़ें कैलकुलेट करने जाए, मिनरल्स वगैरह, तो उतनी ज़्यादा मुंबई के पानी में नहीं है। फिर भी जस्ट टू नो वेरी वेल 40 to 60 के ऊपर एक 100-150 तक TDS चल सकता है। ओके। 6.5 to 7 pH आपका pH चल सकता है। ओके। और जैसे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बताई, आपकी टैंक में पूरा विदाउट बैक्टीरिया टैंक नहीं होनी चाहिए। तो टैंक एस्टेब्लिश करने के बाद एक 2 से 4 दिन विदाउट डिस्कस रखिए, उसके बाद में उसमें आपके फिश इंट्रोड्यूस करिए। हालांकि ये चीज़ आप हर फिश के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरियल साइकिल बेसिक एस्टेब्लिश होने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। कंप्लीट साइकिल एस्टेब्लिश होने के लिए 20 से 25 दिन लग सकते हैं। बट डायरेक्टली किसी भी पानी में मछली छोड़ना इट इज नॉट एडवाइजेबल। यस, बहुत रिस्क हो सकती है। राहुल भाई, मुझे एक बात पूछनी थी। अभी जो आपने TDS, pH और मेंशन किया था, तो थोड़ा, क्योंकि कई व्यूअर्स जो नए हॉबिस्ट है वो सिर्फ वो वर्ड है एज अ टर्म जानते हैं कि TDS है, pH है, डिस्कस को संभालना पड़ता है, तो थोड़ा उसके बारे में एम्फेसाइज करके बता पाएंगे TDS और pH के बारे में? जरूर। pH ऐसी चीज है जो टैंक के मतलब पानी के एसिडिसिटी के बारे में बताती है। ओके। अगर पानी एसिडिक है तो आपका pH लो हो जाएगा, 7 से नीचे जाएगा। ओके। जनरली pH होता है 1 से 14 तक। ओके। 1 से 7 जो pH है इट इज कंसिडर्ड एज अ एसिडिक pH। ओके। 7 से 14 जो pH है दैट इज कंसिडर्ड एज अ अल्कलाइन pH। ओके। तो उसमें एसिडिसिटी कम होती है। ओके। और अपने फिश वर्ल्ड जो ट्रॉपिकल फिशेस हम कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम नंबर फिशेस आर इनटू सेमी एसिडिक, नॉट वी कैन कॉल इट सेमी एसिडिक, वी कांट कॉल इट सेमी एसिडिक, वी कैन कंसीडर 6 to 7 के बीच में रहने वाले pH है। अगर आप वाइल्ड डिस्कस बोले तो कंप्लीट ब्लैक वाटर में चला जाता है। ब्लैक वाटर इज मोर एसिडिक, तो pH 5 तक जा सकता है। और ऐसी भी कोई वैरायटी है, कुछ वैरायटीज ऑफ फिशेस है जैसे टैंगानिकन सिक्लिड्स, उसमें पानी का pH आपका बढ़ जाता है। ओके। तो ऐसी भी वैरायटी है जो हाई pH में रहती है, हार्डनेस उसको और बड़ा चल सकता है। ओके। अभी जब हार्डनेस की बात आती है तभी हम लोग TDS बोलते हैं। TDS इज ऑल सॉर्ट ऑफ डिजोल्व सॉलिड, दैट इज टोटल डिजोल्व सॉलिड इन वाटर। ओके। वो पार्ट्स पर मिलियन, वो ppm करके यूनिट है उसका, उसमें कैलकुलेट होता है। ओके। तो TDS आप फर्दर और अगर उसके आगे आप काम करना चाहो तो जनरल हार्डनेस और कैल्शियम हार्डनेस, जैसे GH एंड KH ऐसे उसका कैलकुलेट होता है। लेकिन मेरा काम GH और KH में उतना है नहीं, बट हम लोग ये पता कर सकते हैं कि GH और KH होने के बाद मछली कौन से मछली के लिए कौन सा क्या रिक्वायरमेंट है। तो जनरल हार्डनेस इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिनरल्स टुगेदर। कैल्शियम हार्डनेस इज उसमें कैल्शियम का कंटेंट कितना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक बेसिक एग्जाम्पल देने जाऊंगा, अगर आप पानी भरने के बाद आफ्टर चेंजिंग योर टैंक वाटर, आपके सरफेस पे अगर वाइट सब मार्किंग आ रहा है तो आपके पानी में मिनरल्स का कंटेंट ज्यादा है। ओके। और एक मिथ है डिस्कस रखने के लिए RO वाटर होने की जरूरत है। हाँ सर। तो वो उतना है नहीं, मतलब इट्स अ मिथ के हर डिस्कस RO में ही रहना जरूरी है। हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्वाकल्चरिस्ट है जो RO वाटर प्रॉपरली यूज करके अपनी डिस्कस बहुत अच्छी तरीके से ब्रीड करते हैं, बट RO इज नॉट दैट गुड फॉर डिस्कस। जो हम अपने जो डिस्कस, मैं ऐसे डिस्कस की बात कर रहा हूँ जिसकी कई पुश्ते टैंक में ही ब्रीड हो रही है। बिल्कुल। तो उसका pH 6.5 to 7 इज वेरी मच फाइन। That means that is the ideal pH for discus. Yes, that is the ideal pH for discus which are bred in captivity. Okay. अगर आप wild caught पे काम करना चाहते हो तो pH और थोड़ा कम चलेगा। कम होना चाहिए। Okay. लेकिन pH कम करने के लिए वापस अगर आप RO यूनिट इंस्टॉल कर रहे हो तो RO यूनिट के साथ आपको नॉर्मल वाटर भी रखना पड़ता है, क्योंकि आपको वो pH एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। pH आपके पानी में से बहुत सारे मिनरल्स निकाल देता है। हालांकि आपको पता होगा अगर आप RO यूनिट यूज कर रहे हो तो आपका वाटर वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। तो जो वाटर आपको मिल रहा है दैट इज विदाउट मिनरल्स, और आपको वो डिजायर pH या डिजायर TDS तक लाना पड़ेगा, तभी आपका कोई भी फिश उसमें सस्टेन होगा। तो ये
कुछ मिथ्स है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ मिथ्स कैसे होते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आरओ चाहिए, बट आरओ चाहिए वो इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, अगर ये भी आप पढ़ोगे तो आप उस टॉपिक पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हो। ओके ओके। सो सर अभी जो आरओ मेंशन किया रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, यस। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फैक्टर इन डिस्कस कीपिंग? मैं तो बताना चाहूंगा, अगर आप एक्वाकल्चरिस्ट हो हाँ। तो अपनी हैचरी अपना यूनिट एस्टेब्लिश करने से पहले अपना टैप वाटर टेस्ट कीजिए। ओके। बहुत सारे कंपनीज के खुद के टेस्ट किट आते हैं, हाँ। एंड चेक कर लो कि आपका पानी का पीएच, पानी का टीडीएस, पानी का अमोनिया कंटेंट या जेएचकेएच क्या है। हाँ। उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आपको आरओ की जरूरत है या नहीं। ओके। अगर आपके एरिया में ही आपका वाटर ही बहुत हार्ड है और इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कीप फिशेज इन दैट वाटर, तो आपको शायद आरओ इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ जाए। बट अगर आपका पानी, आपका सब चीजें विद इन द रेंज ऑफ फिश कीपिंग है, तो आरओ की जरूरत, वैसे मैं नहीं बताऊंगा कि आरओ की जरूरत है। तो इन जनरल जो ऑर्नामेंटल फिशेस है ट्रॉपिकल, तो उनको सॉफ्ट वाटर ज्यादा, ये सॉफ्ट वाटर उनको जरूरत है। ओके ओके। और सर ऐसे इन जनरल मैं पूछना चाहता हूँ, आरओ जो अभी मेंशन किया, वो एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है? मतलब मैं तो टोटली ब्लैंक हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर पाएंगे तो? रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसी चीज है जिसमें से एक मेम्ब्रेन होता है। ओके। अभी ज्यादा मैं टेक्निकल नहीं जाऊंगा, मैं एक सिंपल बता देता हूँ। अगर आपका जो एक्वागार्ड है वो काम करता है सेडिमेंट फिल्ट्रेशन का। ओके। सेडिमेंट फिल्ट्रेशन में ऐसा होता है, इनिशियली आपके फिल्टर में से जो चीजें जा रही है उसमें डस्ट पार्टिकल और अनवांटेड जो मैटर है वो सेडिमेंट फिल्ट्रेशन निकाल देता है। बिल्कुल। उसके बाद लेकिन वो सेडिमेंट फिल्ट्रेशन उसमें से एडेड मिनरल्स या अदर मटेरियल नहीं निकाल पाता। उसके लिए आपको और स्पेशलाइज्ड एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, जो मेम्ब्रेन आरओ है। वो आरओ उसमें से मिनरल्स भी निकाल देता है। तो अगर आपका पानी का हार्डनेस ज्यादा है तो वो आरओ में से, आरओ मेम्ब्रेन से अगर पानी जा रहा है तो वो मिनरल्स वहां पे अटक जाता है। तो पानी पानी सॉफ्ट हो जाता है, पानी में से उसका हार्डनेस कम हो जाता है। जनरली रेशो जो है, आप अगर डिपेंडिंग अपॉन अगेन आपके यहाँ पे कितना हार्डनेस है, उस हिसाब से 20 to 40% आप पोर्टेबल वाटर निकाल सकते हैं। तो रिमेनिंग 60 to रिमेनिंग 80% ऑफ वाटर में भी आपका वेस्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो वो आरओ का कंसेप्ट है। कुछ जगह पे इंडिया में जरूरत है आरओ की, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट प्लेसेस लाइक मुंबई, वहां पे तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि है। और सबसे जरूरी चीज, एक फैक्टर पे ये चीज नहीं है, अगर आपको चीजें रखनी है एज अ हॉबिस्ट ऑल्सो, तो आपको पहले आपका पानी चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सबसे जरूरी चीज है। अगर आप पानी चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज फाइन, देन डोंट गो फॉर आरओ। ओके। राहुल सर, मैंने सुना है कि डिस्कस मोस्टली मतलब वीकली या फोर्टनाइट में मतलब एक्सटर्नल क्लींजिंग करना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें कुछ बता पाएंगे? यस, डिस्कस जनरली 5.5 to 6.5 pH में रहता है नेचुरली। जो हम अभी मुंबई के बारे में बात करने जाए तो मुंबई में पानी है 7। तो उसमें पीएच कम ना होने के कारण बहुत सारी बैक्टीरिया सस्टेन कर जाती है पानी में। तो वो डिस्कस जो ऑलरेडी जो बड़े हैं और वो छोटे हैं, उनके गिल्स और बॉडी पे जो म्यूकस सिक्रीट होता है उसके ऊपर पनपते हैं। तो जनरली हम लोग ऐसे एडवाइस करते हैं कि फोर्टनाइटली या मंथली वंस, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी एंड योर टैंक कंडीशन, डिस्कस का एक्सटर्नल बॉडी क्लीन होना जरूरी है। आप वो रॉक सॉल्ट से भी कर सकते हो, एकदम बेसिक। आप वो फॉर्मेलिन से भी कर सकते हो, और वो पोटेशियम परमैंगनेट से भी करते हैं लोग। कंजर्वेटिव एक्वेटिक्स में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट यूज नहीं करते, क्योंकि जनरली अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट एंड सम एक्वाकल्चरिस्ट, अगर आप अपने पानी में हाइपो, मतलब जो हम लोग एंटी क्लोरीन एजेंट बोलते हैं, जो सोडियम थायोसल्फेट, वो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका पीपी यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपके पानी में थोड़ा भी हाइपो बच रहा है, हालांकि बहुत 99% ऑफ द टाइम वो होता ही है, तो वो आपका पीपी की एक्टिविटी इमीडिएटली बंद कर देगा पानी में जाते हैं।
न्यूट्रलाइज कर देगा, वो एक्शन के लिए बचेगा ही नहीं। ओके ओके। तो कंजर्वेटिव एक्वेटिक्स में हम लोग फॉर्मालिन यूज करते हैं। Okay. हम लोग जनरली वो 200 मतलब 4 फीटर जो टैंक होता है, हाँ. उसका 200 लीटर के 200 से ज़्यादा होता है थोड़ा पानी, 210 215 लीटर आप टैंक में पानी रहता है। ओके। तो वो टैंक के लिए हम लोग 30 ml का बात देते हैं 30 और 10 to 15 मिनट्स। यस, Okay. 30 ml और 10 to 15 मिनट्स। ओके। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसका कंसंट्रेशन थोड़ा वेरी कर सकता है, Okay. बट हमारे लिए ये वर्क कर रहा है बहुत सालों से। एंड माय Okay. डिस्कस फिशेस आर फीलिंग जनरली फेल्ट नाइस आफ्टर क्लींजिंग प्रोसेस। ओके। इसमें आपके एक्सटर्नल पैरासाइट्स, पैथोजन, हाँ। बैक्टीरिया जो गिल्स पे है, आंखों पे है, या बड़े डिस्कस के म्यूकस में है, हाँ। वो तुरंत निकल जाता है। ओके। हालांकि इसमें होता ऐसा है कि डिस्कस का एक्सटर्नल बॉडी थोड़ा बर्न होता है। हाँ अगर आप कंसंट्रेशन के बारे में ज़्यादा जानकार नहीं है हाँ। और आपको लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि यू कैन सिंपली यूज रॉक सॉल्ट, वो Okay. भी उतना ही काम करेगा। अगर बिल्कुल बिल्कुल। 1 से 2 मुट्ठी से ज़्यादा अगर आप रॉक सॉल्ट 4 फुट में यूज़ करते हो हाँ। तो दैट विल बी सफिशिएंट। ओके। बट वो आप ज़्यादा टाइम रख सकते हो, क्योंकि डिस्कस को थोड़ा टीडीएस बढ़ेगा तो चल जाता है। Okay. बट फॉर्मेलिन और पीपी का जो कैलकुलेशन है, हाँ। वो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ही आप आगे जाइए, ऐसे मैं बिल्कुल, एडवाइस दूंगा। बिल्कुल सर। तो जनरली उसमें फिश को भी थोड़ा तकलीफ होती है, हाँ। तो आपको वो फिश को कम से कम तकलीफ देके अगर आपको डोसिंग पता है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आप आगे जाइए। क्योंकि हर मार्केट में हर अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, बिल्कुल। हर एक का कॉन्सेंट्रेशन अलग हो सकता है, हर एक का केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड, बट जो Okay. मेरा डिस्कस के रिलेटेड नॉलेज है, वी आर फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। थैंक यू राहुल सर। राहुल सर, मुझे एक बात पूछनी थी, डिस्कस कीपिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा हैंडी रखनी चाहिए एज अ हॉबिस्ट या कीपर? ओके, डिस्कस में जैसे मैंने बताया कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल पैरामीटर्स के बारे में हमने बात की थोड़ी देर पहले। हाँ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हीटर। हीटर। ओके। हालांकि अगर आप मुंबई में और या मुंबई के आजू बाजू में रह रहे हो, हाँ। तो हीटर की उतनी ज़रूरत होती नहीं, लेकिन हीटर एक ऐसी चीज़ है हाँ। जो आपके फिश को बहुत सारी दवाइयों के बिना ठीक कर सकती है, बिल्कुल। अगर चीज़ें इंटरनल है तो। हाँ। और थोड़े एक दो एक्सटर्नल चीज़ें भी। Okay. अगर आप टेम्परेचर उसका एम्बिएंट बना के 28-30 डिग्री पे मेंटेन करो, हाँ. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही रिकवर हो जाती है, हाँ. अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हो। बिल्कुल। उसके साथ आपके पास रॉक सॉल्ट होना ज़रूरी है, रॉक सॉल्ट। ओके। एकदम बेसिक। और रॉक सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं गरीबों का मेडिसिन। ओके। बहुत अच्छी चीज़ है। Okay. तो आपका पूरा पैरामीटर चेंज कर देता है और एक बहुत सारे एक्सटर्नल डिजीजेस इजीली क्लीन हो जाते हैं। ओके। डिस्कस में सबसे ज़रूरी है कि आपके फिश को ऑब्जर्व करें बिल्कुल। डेली, हाँ। और तभी अगर आप डायग्नोस कर पाओ तो इनिशियली सिर्फ हीटर और नमक से ही बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डिजीज या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। Okay. उसके साथ मैं रेकमेंड करूंगा कि आपके पास डीवर्मिंग मेडिसिन होना ज़रूरी है। ओके। मार्केट में बहुत सारे डीवर्मिंग मेडिसिन अवेलेबल है। हाँ. कुछ लोग खुद से ही बनाते भी है। ओके। खुद से बनाते हैं, मतलब जो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होता है, मेट्रोजिल 400, हाँ. वो भी इस्तेमाल करते हैं। Okay. बट एज अ हॉबीस्ट एंड एज अ प्रोफेशनल आई विल रिकमेंड कि जो मार्केट में ब्रांडेड है हाँ. और जिसमें डोसिंग आपको पता है, ऐसे ही मेडिसिन के पीछे जाए। ओके। ओके। जिस चीज़ों का डोसिंग आपको पता नहीं है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, बिल्कुल। कि इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो एंटीबायोटिक करके यूज़ होती है। हाँ। अगर आपका एंटीबायोटिक का डोज गलत हो रहा है, हाँ. और आपके टैंक में जो बैक्टीरिया पनप रहा है वो उससे इम्यून हो रहा है, Okay. तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि आगे जाके वो एंटीबायोटिक आपके फिश पे या आपके फिश के साथ जो बैक्टीरिया उस पर काम ही ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई विल रिकमेंड जो ब्रांडेड है, बहुत हाँ. सारी कंपनियां हैं, हाँ। उसके साथ एक्राफ्लेविन एक ऐसी चीज़ है हाँ। जो एंटी फंगल मतलब थोड़ा रेस्टिंग के हिसाब से, डिस्कस को काम फील करने के हिसाब से होता है। ओके। एक्राफ्लेविन एंटी फंगल हाँ। और इट्स नॉट एंटी बैक्टीरियल, स्ट्रेस हील करने के लिए इस्तेमाल Okay. कर सकते हाँ. हैं। थोड़ा हीलिंग प्रॉपर्टी हाँ. उसमें बहुत अच्छा हाँ. है। हम लोग जनरली मिथिलिन ब्लू इस्तेमाल नहीं करते फॉर हाँ. हीलिंग ऑफ डिस्कस। मिथिलिन Okay. सिर्फ हालांकि पहले बहुत सारे लोग मिथिलिन ब्लू एंटी बैक्टीरियल करके, एंटीबायोटिक, माय मिस्टेक, एंटी फंगल करके Fungal, okay. एग्स के ऊपर इस्तेमाल होते थे। हाँ. बट
वो अभी उसके भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज हो रहा है Okay, कि वो हाँ। रेडिली निकल जाता है पानी में से। हाँ। और मिथिलीन ब्लूज के कोई डाइवर्स इफेक्ट भी है। ओके तो मैंने बताया कि आपके पास हीटर होना ज़रूरी है, रॉक सॉल्ट होना ज़रूरी है, एंटीबायोटिक जो डिस्क स्पेसिफिक मेडिसिन है वो होना ज़रूरी है, Deworming। डीवॉर्मिंग मेडिसिन होना ज़रूरी है। उसके साथ मैं इप्सम सॉल्ट एक ये करूँगा जो मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है। तो यू कैन एज गुड एज जैसे रॉक सॉल्ट यूज़ करते हो हाँ। वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो। ओके इस स्मॉल नॉर्मल बूस्टर और प्रिकॉशनरी स्टेप के हिसाब से बिल्कुल। मैं 15 दिन में एक बार अगर आप दे रहे हो तो पानी में नहीं डिस्कस के लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जनरली अनवांटेड फ्लूइड्स और अनवांटेड गैसेस बॉडी में से निकालने के लिए हेल्प करता है। ओके ओके दिस इज नॉट मेडिसिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक सॉल्ट है हाँ। जो एक्सटर्नली और थोड़ा अंदर जाके काम करता है। ओके ओके ये सब चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप राहुल सर की बातों से आप सभी को काफ़ी नॉलेज एंड सीखने भी मिला होगा। साइंस ऑफ डिस्कस कीपिंग का सेकंड पार्ट एंड राहुल सर का एक्वाकल्चर प्रोग्राम के वीडियोस भी चेक करना ना भूलें। उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।